नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में हम हर सप्ताह बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है आम आदमी से। और आज बात होगी प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना में घोटाले की, क्योंकि घोटाला ऐसा है कि अफसर खा गए हैं गरीबों का निवाला। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। सबसे पहले कराते हैं हम अपने मेहमानों से परिचय। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता संजय साहू जी जबलपुर से और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन अजय धौले जी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे पास तमाम सबूतों के साथ मौजूद हैं। हमारे पास कुछ ऐसे कागजात मौजूद हैं जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस तरह से अफसर गरीबों का अनाज गायब कर देते हैं। लगभग 100 करोड़ रुपए का ये घोटाला है जो 2022 से 2024 में अब तक के होता आया है। तस्वीरें कागजों के साथ मौजूद है। हम आपको बता दें किस तरह से घोटाला हुआ। घोटाले की प्रक्रिया 3 तरीके से हुई। पहला ये कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पहले कोरोना समय के समय कुछ अन्न वितरण के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया गया। ये कोटा निर्धारित किया गया और इस कोटे को लगातार डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया, जबकि 2022 के बाद इसको बंद किया जाना था, पहली चीज। और इस कोटे का जो है अनाज रिकॉर्डों में दिखाया गया। बहुत आसानी से कुछ अफसर थे, उन्होंने लॉगिन किया वेबसाइट पे और इन तमाम जो आंकड़ों को बदल दिया और 100 करोड़ रुपए के तकरीबन अनाज को बुलाकर मार्केट में बेच दिया, जिसके कागज हमारे पास हैं। दूसरा घोटाला बड़े आश्चर्यजनक रूप से मैं अपनी ही स्क्रीन पर दिखाता हूं। मैं आपको अपना मोबाइल दिखा रहा हूं और मेरे इस मोबाइल पर जो तस्वीरें हैं वो जो है आपकी आंखें खोल देगी। इस तस्वीर में एक मैसेज है जो मेरे पास आया है, बकायदा FNCSUP ये शॉर्ट कोड है और इसमें मुझे वितरित कर दिया गया है अनाज। और ऐसे 18,000 मोबाइल नंबर हमारे पास हैं जो ना तो गरीबी रेखा में है और ना ही उन्हें अनाज मिलता है, लेकिन हर दिन यानी कि आज तक उनको अनाज वितरण दिखाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर हमारे पास है, सबसे पहले वो भी हम दिखा देते हैं किस तरह से गांव से लेकर शहर तक, राजधानी से लेकर छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज वितरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सबसे पहली तस्वीर दिखाते हैं राजधानी भोपाल की, जहां हमारी साथी अंजलि सिंह पहुंची थी और किस तरह से वहां खुद जो है मौजूद लोग बोल रहे हैं कि उन्हें के पास डाटा नहीं है। वो तो सब ऑनलाइन होता है। कुछ दुकानों पे दुकानें 9 बजे खुल जानी चाहिए, 11 बजे तक नहीं खुलती है, लेकिन उस तारीख में भी वितरण हो जाता है। अंजलि सिंह ने जायजा लिया था। सबसे पहले वो सुनवाते और दिखवाते हैं हमारे मेहमानों को। देश की जनता को सरकार की तरफ से फ्री राशन जो है वितरण किया जाता है। तो वहीं आज हम राजधानी भोपाल की अलग अलग जगह निकले। यहाँ हम पहुंचे हैं सोसाइटी जहां लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। इसमें गेहूं और चावल और नमक और शक्कर जैसी चीजें हैं जो यहाँ पर दी जाती है। हम यहाँ बात करेंगे कि क्या कुछ वितरण, कैसे वितरण किया जाता है, कितना कुछ स्टॉक है और कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और कितने लोगों को नहीं मिल रहा है और क्या कुछ प्रोसेस होती है। तो आइए हम जानते हैं। सर, ये जो आपकी सोसाइटी है या आप बोल सकते हैं कंट्रोल है, यहाँ कितना वितरण है सर, कितना स्टॉक अभी फिलहाल यहाँ मौजूद है? फिलहाल मैम हमारे पास में अभी 80 कुंटल करीब में स्टॉक में है। चावल 80 कुंटल में है और गेहूं जो है वो 70 कुंटल करीब में, जो कल परसों ही अभी आया है। अब ये नेक्स्ट मंथ के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो सभी लाभार्थी ले जा चुके हैं सामान। अब उसके अतिरिक्त जो और आता है फिर हम वो वितरण करेंगे। सर, क्या कोई डेट निर्धारित होती है कि इतने समय से इतने समय तक ही राशन मिलता है? नहीं, ऐसी कोई डेट निर्धारित नहीं है। पूरे महीने आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी ले जा सकते हैं। और जैसे 24/7 तो मैं बोल नहीं सकता हूँ खुली रहेगी। आप सुबह से लेकर शाम तक में, आप 7 बजे तक में कभी भी आ सकते हो, आपको सामान मिलेगा। सर, इसके लिए क्या बायोमेट्रिक और जो एंट्री वगैरह होती है उसकी क्या कुछ प्रोसेस है? मैम वो तो जो मशीन हमें प्रदाय की गई है सरकार द्वारा, तो उसी में हमें लाभार्थी का अंगूठा एक्सप्रेस करवाना पड़ता है। उसके बाद उनको राशन मिल जाता है। सरकार की तरफ से जो योजना दी जाती है, क्या आप? चलिए, ये तस्वीर भोपाल की एक दुकान की है। 3 दुकानों का हमने और जायजा लिया जो बंद ही थी, जहां बात करने वाला ही कोई नहीं था। समय निर्धारित होता है सुबह 9 बजे से, लेकिन हमारी जो टीमें अलग अलग साथियों के साथ पहुंची वो 10 बजे, 11 बजे और 11:30 बजे पहुंची। ये दुकानें बंद थी।
और इन दुकानों पे जिनसे हमारी बात हो रही थी उनका कहना यह था कि सब कुछ ऑनलाइन होता है, रजिस्टर में और हार्ड कॉपी में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं होते, बायोमेट्रिक्स अपने आप हो जाता है। दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं, मैं स्वयं पहुंचा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखना और जानना और जरूरी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की हकीकत भी जान लीजिए क्या है। यह हकीकत है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र की, जहां मैं स्वयं पहुंचा था। वहां की तस्वीरें और वहां भी लोगों ने क्या कहा, यह आपको सुनवा देते हैं। बुधनी विधानसभा के खनपुरा गांव में चुनाव के पहले नेता आते हैं, चले जाते हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधित्व किया, यहाँ के लोगों ने कितना काम किया आज तक जो जीत के, कितना खुश है यहाँ के लोग। कितना काम हुआ है आपके गांव में? काम तो हुआ पर इतना नहीं हुआ। हमारी मेन समस्या पानी की टंकी। हर बार चुनाव आता, हम आवेदन देते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वो लोग बोल देते हैं अभी अपन चुनाव करा लें। जैसे मेरे को आज तक गल्ला नहीं मिला, मेरे नाम पे कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर गल्ले मेरी पर्ची बनी थी और वो भी बंद कर दी गई। आपको गल्ला नहीं मिलता है? नहीं मिलता बिल्कुल भी। गल्ला आपको मिला? हाँ, पिताजी के नाम से है, मेरे नाम से तो नहीं। नाम से नहीं है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? गेहूँ मिलते हैं, चावल और नमक मिलता है बस। और बाकी चीजें? शक्कर नहीं मिलती। अति गरीबी वालों को मिलती है 1 किलो शक्कर। अति गरीबी में किसी का ना। आपको क्या मिलता है अनाज में? अनाज में चावल गेहूँ मिलता है। चावल गेहूँ मिलता है। आपको भी अति गरीबी वाला अनाज नहीं मिलता? शक्कर वगैरह नहीं मिलती? नहीं मिलती। खेती के जो पैसे आते हैं ना, वो इनको आज तक ही नहीं मिले, किसान सम्मान निधि। आप ये बताओ कि अनाज वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है अनाज। क्या क्या मिल जाता है? गेहूँ और चावल मिलते हैं और नमक बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। परमिट अति गरीबी में था, उसके बाद उससे हटा दिया गया। अब बाकी शक्कर मिलती नहीं, काफ़ी टाइम तक मिली, इसके बाद से वो भी बंद हो गई है। अति गरीबी से हटा दिया गया, जबकि मेरे पास तो ना कोई ज़मीन है ना कुछ है। कुछ भी नहीं होने के कारण मेरे पापा के नाम पे है और रतनपुर जाना पड़ता है। 6-7 किलोमीटर पड़ता है आना जाने का चक्कर। यहाँ से कितना जाना पड़ता है? यहाँ से 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हकीकत है इसकी तस्वीर दूसरी है, क्योंकि एक तो 5 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ पर ठप्पा, अंगूठा, बायोमेट्रिक सब करवाते हैं, लेकिन जो अनाज दिया जाना था और लेकिन क्या क्या होता है ये बताते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो कभी सर्वे डाउन हो गया, बोले अब अगले महीने लेना, अगले महीने जाओ तो बोले अब गेहूँ खुट गए, बोले कल आना। जी पिछले महीने का हम गेहूँ नहीं दिया, बीच में हम कब बांट देते हैं। हम गए तो बोले अब तुम्हारी तारीख निकल गई, अब नहीं मिलेगा। तो पिछले महीने का गेहूँ नहीं दिया हमको। और हमारी पत्नी जबकि कानून से विकलांग गरीब आदमी, जमीन नाम से पर लाडली बहना का फायदा हमको नहीं मिलता है। हमको पंचायत से गेहूँ ही नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल रहा। हाँ, परमिट ही नहीं बना है। परमिट ही नहीं। हाँ, डॉक्टर को स्थान होने के बाद से जब से। तो ये जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ उन तमाम योजनाओं की जिसमें गरीबों को अनाज दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि गरीबों के नाम से अनाज आता तो है लेकिन उसको व्यापारियों को बेच दिया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग थे जिनसे हमने बात की, क्योंकि समय का अभाव है, लोगों से चर्चा करनी है, लेकिन हमने लगभग तकरीबन 10 लोगों से इस गांव के बात की। 10 में से 9 लोगों को नहीं मिलता। 2 लोग ऐसे हैं जिनका जो परमिट कहा जाता है वो सामान्य भाषा में वहां के लोगों की, उनका कहना है उनका वो बनाया ही नहीं गया, जबकि वो अति गरीब कल्याण रेखा में आते हैं। बाद में जब वो पहुंचे तो उनको बताया गया कि आपके नाम का परमिट तो बना हुआ है। इसी तरह मोबाइल नंबरों का हाल है। जीती जाती तस्वीरें हैं जो बता रही हैं किस तरह का ये पूरा की पूरा मामला है। कागज बता रहे हैं कि अफसरों ने कितना बड़ा खेल कर दिया। अजय धवले जी के पास हम चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में बड़ी जिम्मेदारी से कहती है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 1 रुपया भेजता हूं तो पूरा 1 रुपया खर्च होता है। उन्हीं के नाम की ये योजना है जिसका ये हाल है। अजय जी, निश्चित तौर पे आज आपने जो प्रश्न उठाया है, निश्चित तौर पे यदि इस विषय में जो हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसको लागू किया था। और ये लागू करने का बैकग्राउंड थोड़ा सा आप हम सब जानते हैं कि भारत में कोविड की विभीषिका आई थी और पूरे विश्व में जब पूरा विश्व जो खाने पीने की रोजमर्रा की सामान था उससे जब वंचित था, तब भारत सरकार ने जो अपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम थे उसमें जो खाद्यान्न था, उस खाद्यान्न को वितरित करने के लिए लगभग एक ब्लूप्रिंट बनाया और उस ब्लूप्रिंट का क्रियान्वयन उस समय ऐसे किया कि विश्व के अनेक देशों ने माना कि भारत ने कोविड की विभीषिका के बाद भी अपने लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाया। तो निश्चित रूप से इंटेंशन बड़ा क्लियर था कि देश के नागरिकों को ऐसी आपदा के समय भी भूखा नहीं रखना है, उनके थाली में अन्न पहुंचाना है। ये प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, उसी अनुरूप योजना सामने आई। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इस पूरी योजना का एक आउटले था। जी अजय जी की शायद आवाज हमको नहीं आ पा रही है, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन ये 3 तरीके की योजना है अन्न वितरण की। राशन वितरण केंद्रों पे अलग अलग स्थिति में ये राशन वितरण किया जाता है
और आज तक की ये योजना अलग अलग मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सौजन्य से अलग अलग अन्न वितरण योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सारी योजनाओं का यही हाल है। अजय जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना के साथ हमने पीसी शर्मा जी को भी कोविड काल में अन्न वितरण करते देखा था। गरीबों के बीच में जरूर पहुंचते हैं, लेकिन अभी क्योंकि जो उनका क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, जहां वो सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं, उसमें काफी सारी गरीब बस्तियां हैं। पीसी शर्मा जी से सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि उनकी नजर में कितना अनाज जो सरकार खरीदती है, जो वितरण योजना के लिए आना चाहिए, और कितना बढ़ पा रहा है? पीसी शर्मा जी, लोगों को कितना मिल पा रहा है? ये INS 24/7 को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने गांव जाकर, बुंदी जैसे गांव जो मुख्यमंत्री जहाँ से 20 साल रहे, अभी कृषि मंत्री, उनके क्षेत्र में जाके बात की, भोपाल में बात की, और मैं समझता हूँ कि ये बात उजागर हुई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अन्न देने की बात हुई, तो बुधनी में चुनाव है, वहाँ भी 10 में से 9 लोग ऐसे मिले कि जिनको नहीं मिल रहा है। एक ऐसा मिला कि कार्ड ही नहीं बना है। पानी की बात अलग है। अच्छा, ये अन्न आता कहाँ से है, इसका पूरा कंट्रोल है कृषि मंत्री हैं शिवराज जी, और बगल में बैठते हैं प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में। उनके यहाँ जब ये स्थिति है तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि बाकी जगह क्या होगा। लंबी बात कर रहे हैं कोविड के टाइम पे तो पूरा हिंदुस्तान का एक एक आदमी उठ गया था, और इतने किचन बने थे कि जिसकी कोई हद नहीं, और लोगों ने उनको खाना पहुंचाने में 4 इमली पे रहता था। वहाँ पे उस समय सरकार बदल गई थी, और बाकी जो वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री कहते थे कि भीड़ आ रही है, ये कोविड फैलाएगी, इसलिए मत आने दो, तो नीचे पेट्रोल पंप पे रोक के वहाँ अन्न वितरण करते थे। और ये योजना जो प्रधानमंत्री के नाम से है, निश्चित तौर पे ये लोगों को जो मिलना चाहिए अनाज, वो मिल नहीं पा रहा है। कभी सर्वर डाउन हो जाता है, तो कभी दुकान बंद रहती है, और जो जैसा आपने बताया कि 18,000 लोग, जिसमें आप भी इंक्लूड हो, को मैसेज हो गया। ये क्या है? ये 18,000 लोगों का जो अन्न बाकी सब चीजें हैं, ये वितरित नहीं हुई, ये बाहर मार्केट में बेच दी गई, वो 18,000 है। तो ये तो आपने इसको शॉर्ट आउट कर लिया, पकड़ लिया, लेकिन जो पकड़ में नहीं आए हैं, ये करोड़ों रुपए का घपला इसमें हुआ है। और जो जिनको मिलना चाहिए पात्र, हम देखते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी में रोज आ जाते हैं लोग, इसलिए वो मिल नहीं रहा है, दुकान पे दिक्कत आ रही है। बुढ़ा आदमी 80 साल का अकेला है, ये भीख मांगते हैं हनुमान मंदिर 1100 पे, पर इनको अन्न नहीं मिल पाता, इनके कार्ड नहीं बन पाते, कार्ड बनने में भी महीनों लग जाते हैं। तो ये वितरण प्रणाली कर तो दी प्रधानमंत्री के नाम से, ये सब जब मनमोहन जी की सरकार थी तब ये शुरू हुआ था, इसको अभी कोविड के नाम से किया गया। लेकिन ये आज की तारीख में जो हमने देखे भोपाल के प्रूफ, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और बुधनी जहाँ से 20 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी, वहाँ जो कृषि मंत्री है आज की तारीख में, वहाँ अगर वितरण नहीं हो रहा, वहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ और दिक्कतें हैं पानी वानी की, तो बाकी का क्या हाल होगा। केवल इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन और ये 2022 से 24 के बीच में 2 साल में कोविड के थोड़ा पीरियड इसमें आता है, बाद में ये पूरी तरह से इसमें धांधलाई हुई है। और मैं समझता हूँ कि शर्मा जी, मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, मैं थोड़ी सी हकीकत के और करीब रूबरू कराना चाहता हूँ कि ये पहले की भी जो कोविड काल की बात आप दोनों कर रहे हैं, उस संवेदनशील समय में भी अफसरों ने क्या कमाल किया और किस तरीके से घोटाला किया, और उसके बाद पिछले 3 सालों में बाकायदा सबूत देने के बाद भी उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। उस घटनाक्रम की और उस स्थितियों के बारे में हमारे साथी संजय साहू और शिकायतकर्ता दोनों मौजूद हैं। संजय जी, जरा उस वाक्य को भी बताइए और उन कागजों का जिक्र भी कीजिए जो साफ तौर पे बताता है कि अफसरों ने किस तरह से जो है पूरा की पूरा 100 करोड़ रुपए का एक घोटाला कर दिया। जी बिल्कुल अनुराग जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो वो आपदा का अवसर जो है वो अधिकारियों ने जबलपुर में खोज निकाला, और उन्होंने बढ़िया राशन जो होता है, राशन वितरण जो होता है, उसमें एक अवसर निकाला, और अवसर में उन्होंने अपना जेब भर लिया। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला जो है वो यहाँ पर
हुआ है और जिसकी बानगी जो है, हमारे साथ मौजूद है राजू सेन जो कि राशन दुकान संघ के अध्यक्ष हैं। हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार का घोटाला था, चूंकि घोटाला जो है वो जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच हुआ है। राजू भाई, जिस प्रकार से आप लोगों ने लगातार ज्ञापन सौंपे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है किस प्रकार का है ये पूरा घोटाला? सबसे पहले मैं जनता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों की आवाज इतने मतलब उठाया गया है और जबलपुर में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने राशन की दुकानदार से मिलकर मिला भगत कर बहुत कई करोड़ों का घोटाला, दुकानों को प्रत्येक दुकानों से स्टॉक 14 हजार कुंटल 15 हजार कुंटल गेहूं चावल का स्टॉक घटाया है, पर्सनल आईडी की लॉगिन से घटाया है, इसके मास्टरमाइंड संजय खरे, अनीता सोरते, नीलम दुबे, वसुंधरा पेंड्रो, सुधीर दुबे और बहुत से मतलब उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल है। इसकी हम लोग कलेक्टर महोदय जबलपुर से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापक। आपके पास कैसे आया मामला का खुलासा, आपने कैसे कर? हम लोगों ने जब इसकी जांच पड़ताल शुरू करना चाहा तो इसका जो APDS पोर्टल होता है कि इन लोगों ने कई दुकानदारों से संपर्क किया कि भैया आपका स्टॉक बहुत ज्यादा दूसरी दुकानों में दिख रहा है, कई लोगों को भेजा भी गया है। इनके जो वहाँ बैठे हुए कर्मचारी ये सब जाके बिल्कुल वहाँ पता करते किन किन दुकानों में स्टॉक भारी मात्रा में दिख रहा है, तो उनसे दुकानदारों से मिलकर 1000 प्रति कुंटल लेकर अधिकारियों ने अपनी जेब भरा है। और मतलब 1000 कुंटल प्रति कुंटल लेकर मतलब ये कई दुकानों से प्रति कुंटल लेकर मतलब कई करोड़ों की हेरा फेरी की गई है। ये मामला बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हम लोग कलेक्टर महोदय से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जांच की मांग की बात की जा रही है। आपके पास भी मामला आया, आप लोगों ने किस प्रकार से, चूंकि कलेक्टर साहब आपकी सुन नहीं रहे हैं, कोई भी अधिकारी आप लोगों ने उच्च अधिकारियों को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से उनको बताया, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो भी हुआ है ये उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संजय जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, ये जो पोर्टल है, वेबसाइट है, इसके लॉगिन किन किन के पास होते हैं और ये किस तरह से बदल दिए गए, लॉगिन किया गया और आंकड़ों को भी बदल दिया गया, ये भी हुआ है इसमें संजय जी? निश्चित ही, जिस प्रकार की मैं वही अनुराग जी बताना चाह रहा हूँ कि मेरी इस संदर्भ में जब अधिकारी संजय खरे जो है सहायक आपूर्ति अधिकारी हैं जबलपुर के, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि मैं उस दौरान सिंगरौली मेरा तबादला हो गया था और मैं सिंगरौली में था। लेकिन यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर दूं कि वो सिंगरौली तबादला जरूर हुआ था, लेकिन पूरा काम जो वो है वो जबलपुर में कर रहे थे और सिंगरौली उन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं की थी और आप पुनः आके वो यहाँ पर सहायक आपूर्ति अधिकारी के रूप में बैठ चुकी। ये सबसे बड़ी बात है। और एक और बात यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे ही कि ये जो अधिकारी होते हैं इनके पास पर्सनल लॉगिन आईडी होती है, तो ये किस प्रकार से बदल देते हैं, उसको किस प्रकार से चढ़ाते हैं? इनके पास एक पर्सनल आईडी की लॉगिन होती है। ये गेहूं का स्टॉक, चावल का इनके लॉगिन से घट जाता है, बढ़ जाता है। ये अपनी लॉगिन से घटा सकते, बढ़ा सकते। जो इनको पैसा देता है उसकी स्टॉक घटा देते हैं, जो पैसा नहीं देता उनका स्टॉक नहीं घटाते हैं। ये जो पूरा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये भी मैं जो है अजय धवले जी और पीसी शर्मा जी के संज्ञान में लाना चाहता था। जिस तरह की ये पूरी परिस्थिति है, अजय जी आपने सुना होगा, हमने हर तरीके से, चाहे मोबाइल के संदेश हो, चाहे हमारे पास मौजूद कागज हो, या फिर ये जो शिकायत करता हो, या फिर लॉगिन डिटेल्स हो, ये सारी हमारे पास है अजय जी। ना तो जिनके खिलाफ शिकायत है, जिनके खिलाफ सबूत है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ना आज भी गांवों से लेकर शहरों में गरीबों को प्रॉपरली ये वितरण हो पा रहा है। ये इतनी बड़ी चूक इतने संवेदनशील मामले में हो रही है, कुछ होगा नहीं होगा आगे अजय जी? देखिए अनुराग जी, जैसे कि मैंने शुरुआती कहा कि ये जिन परिस्थितियों में इस योजना को लाया गया था, इंटेंशन बड़ा क्लियर था, मंशा स्पष्ट थी सरकार की कि कोविड की विभीषिका के बाद में जो हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम भरे पड़े हैं, उनमें का जो खाद्यान्न है वो हमारे देश के नागरिकों में वितरित हो। और निश्चित रूप से आपने देखा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में वो खाद्यान्न वहां सड़ जाता था, गल जाता था, लेकिन गरीबों में बंटता नहीं था, देश के मध्यम वर्ग में नहीं बंटता था। लेकिन आज सरकार ने
एक मैकेनिज्म के साथ में वो बांटने की व्यवस्था की। आप जो आपके कैमरे पे दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से अगर ऐसी घटनाएं वहां पे हुई है और इसके पास में वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेल प्रूफ घटनाएं हैं, तो निश्चित रूप से सरकार इन घटनाओं का संज्ञान लेगी। लेकिन मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि ये कंप्लीटली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये आधार इनेबल्ड, इसको AEPDS कहते हैं, आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ लूपहोल्स होते हैं, लूपहोल्स का हमेशा सिस्टम के लूपहोल्स का लोग बेनिफिट उठाते हैं, लेकिन ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि राजनीति से परे है। आदरणीय पीसी शर्मा जी भी ये विषय रख रहे हैं कि देखिए, मुझे लगता है इस ऐसे विषय पे जहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि हमारे देश में जब 80 करोड़ लोगों को राशन वितरित होता है तो देश का प्रधानमंत्री चयन की नींद सोता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब हमारे खाद्यान्न भरे पड़े रहते थे लेकिन देश के गरीबों की थाली में अन्न नहीं पहुंचता था। आज परिस्थितियां बदली, अनुराग जी। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से किसी विषय पर संदेह खड़ा करें। निश्चित रूप से स्कीम अच्छी है, योजना अच्छी है, उसमें अगर किन लोगों ने बेनिफिट उठाया है लूप होल्स का, तो उनके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये हमारी सरकार। पीसी शर्मा जी के पास पहुंचता हूं। दो चीजें पीसी शर्मा जी, एक तो अजय जी का कहना यह है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, दूसरा PDS को इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री जी मानते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार मानती है कि जब तक के बेहतर तरीके से वितरण ना हो तब तक के चैन की नींद नहीं सोते देश के और प्रदेश के मुखिया। तो क्या वास्तव में इतने अच्छे से वितरण हो रहा है कि सब चैन की नींद सो सकते हैं? जो सरकार के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर अफसर हो। पीसी शर्मा जी, चैन की नींद तो वही सो पा रहा है जिसको मिला नहीं। अभी कुछ समाचार पत्रों में आया था कि भूख की वजह से आदमी की डेथ हुई राजधानी मध्य प्रदेश। भूख की वजह से उसको अन्न नहीं मिला। कहाँ बात कर रहे हैं अजय जी? अरे आप वहाँ सरकार में हो तो ये जो नाम बताएं इन पर कार्रवाई कराओ ना। अब देखते हैं, आप तो ये डिबेट एक हफ्ते बाद रखो, अजय जी को बुलाओ, हमको भी बुलाओ, देखते हैं एक हफ्ते के बाद इनमें क्या कार्रवाई। और ये शासन में बैठे हैं, इसमें जबलपुर जैसे जगह का जो जहाँ पे कोर्ट, हाई कोर्ट सब है, चीफ जस्टिस है, वहाँ पे अगर ये हो रही है लॉग इन और उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, 18,000 मामले ऐसे आ रहे हैं कि फर्जी मैसेज आ रहे हैं। तो ये सब कलेक्टर को ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा। कोई ये वहाँ मांग करें सरकार से, अजय भाई हम तो कर ही रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट के जज से इस तरह के मामलों की जांच कराई जाए और दोषी लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये जब तक ये सजाएं नहीं हो रही है इस शासन में, पकड़ लिया जाता है, बैठा दिया जाता है, जेल चला जाता है, मस्ती से वहाँ जरूर सब कुछ खाने पीने को ठीक से मिलता है, जेल के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ना, इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, हो रही किसी को सजा, फांसी हो रही है। ऐसे ही ये भी मामले हैं, सजा नहीं हो रही है। सजा का प्रावधान इस सरकार में नहीं है। इसकी वजह से घोटाले वाले, वो चाहे घोटाला करने वाले हो, चाहे राशन में करने वाले हों, चाहे वो ड्रग्स बेचने वाले हों, दुष्कर्म वाले हों, ये सब घूम रहे हैं और वहाँ से इनकी जमानत भी हो जाती है। एक जो यहाँ का जो मामला था भोपाल में, रेप कांड में जमानत हो गई, उसने रेप किया स्कूल में और जमानत हो गई। ये तो हाल है। इसलिए ये जब तक कोई रिवॉल्यूशनरी एक्शन नहीं होगा, सजा नहीं होगी, तब तक ये सब चलता रहेगा। अजय जी, क्या रिवॉल्यूशनरी एक्शन होगा? क्योंकि ये मामला भी कम संवेदनशील नहीं है, आपने भी कहा, और आपने कहा कि खुद बहुत संवेदनशील समय पर इस योजना को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने अच्छे उद्देश्यों के साथ। लेकिन अब इतने सारे सबूत है, अब तो उम्मीद कर सकते हैं, कुछ तो हमने अफसरों के नाम भी सुना दिए, दिखा दिए, क्या उम्मीद करें, क्या बड़ा एक्शन होने वाला है अजय जी? निश्चित तौर पर अनुराग जी, आपने आज मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है कि इन मुद्दे में अगर मैंने कहा कि वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल प्रूफ, अगर जिन लोगों के पास में, जिन शिकायतकर्ताओं के पास में प्रमाण है, तो उन प्रमाणों का मुझे लगता है कि विवेचना होगी। निश्चित तौर पर सरकार जांच
कि एक तो पहली बात है कि जो आपने मैसेजिंग का विषय कहा, तो ये आधार एनेबल्ड पीओएस मशीनें होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो जिन लोगों ने इसका लूप होल्स का फाइटिंग उठाया, क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो पूरे के पूरे 80 करोड़ लोगों पर अगर हम प्रश्न चिन्ह उठाने जाएं जो इसके बेनिफिशियरीज हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा बेईमानी होगा। लेकिन जिन लोगों ने बेनिफिट उठाया है लूप होल्स का, निश्चित तौर पर उन लोगों पर कार्रवाई होगी। जैसा कि पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत संवेदनशील विषयों में बेल हो जाती है, तो हम जानते हैं कि हम सब जानते हैं हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंग्रेजों के समय का बना हुआ था। उसमें इतने लैक्यूनास थे कि ट्रायल चलने में कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं था। तो माननीय पीसी शर्मा जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री अभी दिल्ली की सरकार ने बहुत सी चीजें बदली है। ओवरऑल करके अरे माननीय अजय जी, बहुत सी चीजें बदली है ना। धारा 151 की जगह 163 हो गई। मतलब एफआईआर के बाद में चार्जशीट कितने दिनों में जाएगी, ये सब करने का काम हम कुछ नहीं होने वाला है। बनाने के लिए प्रवचन से 50 वर्षों की विसंगतियां हैं देश में, इनको ठीक करने में समय लगेगा अनुराग जी, निश्चित तौर पे। लेकिन आज सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है, हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं। अरे समय बता दो, ये जो मुद्दा उठाए हैं, संवेदनशील मुद्दा है। अरे समय तो बता दो, 10 साल हो गए, कर सकते हैं 10 साल हो गए हैं। समय बता दो कितना समय लगेगा। अगर कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, मिल जाए, शक्कर मिल जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई, दूध पानी मिल जाए, कितना समय लगेगा। डीजल पेट्रोल मिल जाए, रसोई गैस मिल जाए, कब तक समय बताइए। समय कब तक होगा? 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, 11 कब तक होगा? चलिए, समय की बात हो रही है, एक आखिरी कमेंट संजय जी से लेते हैं। संजय जी, ये बताइए कि ये जो शिकायत करता है, जो इतने सारे कागजों के साथ दर दर भटक रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में जहां पुख्ता सबूत है, जिस तरह से उन्होंने 1.5-2 साल अपने चप्पलें घिसी है कि कार्रवाई हो, उनको लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, कुछ इस पे कार्रवाई होगी? संजय जी। निश्चित ही अनुराग जी, आशा से आसमान बना हुआ है और ये आशा लेके आज आईएनएच के पास आए हैं। और निश्चित ही जिस प्रकार का मुद्दा आज आईएनएच ने उठाया है, कहीं ना कहीं इनको एक आशा की किरण जो है वो जागृत हुई है। और ये भी कह रहे हैं कि ये मुद्दा उठा के आपने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, इसका वो धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं। तो हमको भी लगता है कि अब इस मुद्दे को सबके बीच में आने के बाद कहीं ना कहीं अफसरों को भी नींद से जागना होगा और उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी जो इसमें लिप्त हैं। और कहा जा सकता है कि इसके बाद जरूर इन पर कार्रवाई होने की संभावना देख रहे हैं। जी बिल्कुल संजय जी, यही हम भी उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि हमने इस पूरे मुद्दे को संज्ञान में लाने की कोशिश की, क्योंकि हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं और हर सप्ताह एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे को सामने लाते हैं। पर उम्मीद ये भी करते हैं कि संज्ञान में आने के बाद विपक्ष भी इस मुद्दे को उतनी ही ताकत से उठाए और सत्ता पक्ष इस पर जो जरूरी कार्रवाई है वो करे, क्योंकि एक संदेश जाए कि इस तरह के मामलों में कम से कम अफसरों की इतनी हिम्मत ना हो कि बेईमानी हो। क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपने मेहमानों का एक बार धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ में कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी जुड़े, सर आपका धन्यवाद। हमारे साथ में जो है अजय धवले जी रहे जुड़े, उनका धन्यवाद। उन्होंने भी बेहद संवेदनशीलता से इसको माना भी और कार्रवाई की बात कही है। उम्मीद करते हैं कार्रवाई होगी और जो उम्मीद हमने जगाई है संजय साहू जी अपने माध्यम से, ये उम्मीद जरूर पूरी होगी। आपका भी धन्यवाद और आपके साथ जो लोग जुड़े उन सभी का धन्यवाद। मुझे दीजिए एक बार फिर इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि इतने बड़े संवेदनशील घोटाले में कार्रवाई जरूर होगी। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत।